हेलो फ्रेंड, यूपी लैंड लॉ एमसीक्यू पार्ट 1 के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आपको इस वीडियो में यूपी लैंड लॉ के 50 एमसीक्यू प्रश्न जो परीक्षा में आने का चांस है आपको बहुत आसानी से समझने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम पारित हुआ, यानी यूपी लैंड लॉ जो पारित हुआ वो 1950 में हुआ। इसका सही आंसर होगा 1950। दूसरा है, राज्य की विधायिका द्वारा राज्य जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसका सही आंसर है 8 अगस्त 1950 को। तीसरा है, अधिनियम का लक्ष्य अंक उद्देश्य क्या है? तो अधिनियम का जो लक्ष्य और उद्देश्य जो है वो जमींदारी प्रथा का अंत भी करना है, जोत व्यवस्था में सुधार भी करना है और सहकारी कृषि की स्थापना करना है, यानी सही आंसर इसका होगा उपयुक्त सभी हो। चौथा सवाल है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम की विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता नई जोत व्यवस्था का प्रारंभ करना है, जोत की सुरक्षा करना है और संक्रमण अधिकार पर प्रतिबंध, यानी इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा इसमें। अगला सवाल है पांचवा, अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान हुई, यानी इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1951 में राष्ट्रपति के द्वारा अधिनियम को सहमति दी गई कि आज से ये लागू है। यानी कहने का मतलब है कि यूपी लैंड लॉ को कब से लागू किया गया, तो ये सही आंसर होगा 24 जनवरी 1951। छठा सवाल है, निहित होने का दिनांक निम्न में से कौन सी? तो इसका सही आंसर होगा 1 जुलाई 1952। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, किस धारा के अनुसार सरकारी गजट में प्रकाशित किया? यानी धारा 5 के अनुसार, यानी कौन सा धारा के अनुसार कहा जाएगा कि सरकारी गजट में इसको यूपी लैंड लॉ को प्रकाशित किया गया? तो धारा 5 के अकॉर्डिंग। अगला है 8 नंबर, टुकड़ा शब्द को परिभाषित किया है, यानी टुकड़ा शब्द को किस में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर ब होगा धारा 3 के सबसेक्शन 8 के क में, यानी आप इसको कह सकते हैं कि धारा 3 के उपधारा 8 के खंड क में टुकड़ा शब्द को परिभाषित किया गया। 9वां क्वेश्चन है, मध्यवर्ती का तात्पर्य होता है, यानी मध्यवर्ती का तात्पर्य जो होता है बिचौलियों से होता है। 10वां है, टुकड़ा का आस डैश से कम भूमि में है, यानी टुकड़ा का आस जो है कितने की भूमि को माना जाता है? तो वो होगा आपका 1.8 हेक्टेयर, यानी 1.8 हेक्टेयर का जो भूमि होगा वो टुकड़े में माना जाएगा, उसका इंटेंशन जो होगा वो टुकड़े की भूमि। अगला सवाल 11 नंबर है, किस सन में अधिनियम संशोधन के पश्चात टुकड़ा शब्द को निकाल दिया गया? यानी अब संशोधन करके यूपी लैंड लॉ में टुकड़ा शब्द को निकाल दिया गया है। तो ये जो हुआ था सन 2006 में टुकड़ा शब्द को संशोधन करके निकाल दिया गया। 12वां क्वेश्चन है, बाग भूमि को निम्न नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा वनस्थली के नाम से जाना। 13 नंबर क्वेश्चन है, बाग भूमि से भिन्न में से कौन सा वाद संबंधित? सही सवाल होगा राणा शिव अंबर सिंह बनाम इलाहाबाद बैंक 1970। 14वां क्वेश्चन है, हितग्राही शब्द को परिभाषित किया है, यानी हितग्राही शब्द को जो परिभाषित किया गया है वो धारा 3 के उपधारा 1 में किया गया। सवाल नंबर 15 है, फसलों से तात्पर्य है, यानी फसलों से तात्पर्य जो है वो सही आंसर तो इसका उपयुक्त सभी होगा, यानी कहने का मतलब है फसलों से तात्पर्य है, यानी सब्र भी है, चाय की झाड़ियां भी है और गुलाब की झाड़ियां भी है। तो ये चारों जो हैं, यानी तीनों जो हैं ये फसलों से तात्पर्य है, यानी इसका सही आंसर द होगा, उपयुक्त सभी होगा। 16वां है, काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 5। 17वां सवाल है, निम्न विकल्पों में से कौन कौन काश्तकार है? तो इसका सही आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होंगे। तो यानी कौन कौन काश्तकार होते हैं? तो अस्थायी काश्तकार होते हैं, काबिज काश्तकार होते हैं और मौसमी काश्तकार होते हैं। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होंगे, लेकिन याद रखना कि अस्थायी काश्तकार, काबिज काश्तकार और मौसमी काश्तकार। सवाल नंबर 18, कृषि वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो कृषि वर्ष जो प्रारंभ होता है 1 जुलाई को होता है। 19वां है, कृषि वर्ष समाप्त कब होता है? तो यानी कृषि वर्ष जो समाप्त होता है वो होता है 30 जून को होता है।
20वां सवाल है, राजस्व न्यायालय का तात्पर्य है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी माना जाता है, सहायक कलेक्टर को भी माना जाता है, और कमिश्नर अथवा अतिरिक्त कमिश्नर को भी माना जाता है। यानी सही आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। यानी कहने का मतलब है कि राजस्व जो इकट्ठा कर सकता है वो कौन कौन कर सकता है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कर सकता है, सहायक कलेक्टर भी कर सकता है, कमिश्नर अथवा अतिरिक्त कमिश्नर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी कर। अगला सवाल है 21 नंबर, मध्यवर्तियों के हितों का अर्जन व उसके परिणाम किस धारा से कहां तक वर्णित है, तो इसका सही आंसर होगा धारा 4 से 26 तक। अगला सवाल है 22 नंबर, जिन मध्यवर्तियों के हित इस अधिनियम से प्रभावित हुए हैं, वे स्वामी भी हैं, अनुस्वामी भी हैं और ठेकेदार भी हैं और अस्थायी किराएदार भी हैं। यानी इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है 23 नंबर, निम्न से भूमि प्रबंध समितियों के कार्य एवं कर्तव्य, तो इसका सही आंसर होगा तो वो है उपयुक्त सभी। यानी भूमि प्रबंध की समिति का जो कार्य होता है, जो कर्तव्य होते हैं उनके, वो कृषि का विकास और उन्नति करना भी होता है, कुटीर उद्योगों का विकास भी करना होता है, सहकारी खेती का भी विकास करना होता है। अगला सवाल है 24 नंबर, निम्न से भूमि प्रबंध समिति के कार्य क्या है, तो इसके जो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी होंगे। यानी कहने का मतलब है कि भूमि प्रबंध समिति के जो कार्य हैं वो वन और वृक्षों की सुरक्षा, देखभाल और विकास करना भी है, भूमि का प्रबंध तथा निपटारा भी करना है, मीनाशियों तथा तालाबों की देखभाल तथा विकास भी करना है। तो ये सही आंसर इसका जो है द होगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है 25 नंबर, भूमि प्रबंध समिति की प्रमुख शक्तियां क्या है, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी कहने का मतलब है भूमि प्रबंध समिति का जो प्रमुख जो कार्य जो शक्ति है वो है बेदखल करने की शक्ति है उसके पास, मलगुजारी वसूल करने की भी शक्ति है और भूमि आवंटन करने का भी अधिकार है। अगला सवाल है 26 नंबर, संक्रमण अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार को किस धारा में परिभाषित किया गया, तो इसका सही आंसर होगा 149। अगला सवाल है 27 नंबर, संक्रमण अधिकार वाला भूमिधर ऐसा भूमिधर है जो इसका अधिकार अस्थायी वंशानुगत अंतरणीय होता है, इसका अधिकार भूमि विभाजन भी होता है और विनिमय का अधिकार होता है। यानी इसका सही आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होंगे। यानी संक्रमण अधिकार वाला भूमि जो होता है वो भूमिधर ऐसा भूमिधर है जो इसका अधिकार अस्थायी वंशानुगत अंतरणीय होता है, इसका अधिकार भूमि विभाजन का भी होता है और विनिमय का भी अधिकार होता है। अगला सवाल है 28 नंबर, संक्रमण अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार, तो इसके भी आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होंगे। तो इसमें भी होगा घोषणा प्राप्ति के अधिकार, अंतरण का भी अधिकार और वसीयत का भी अधिकार होता है। इसके बाद सवाल नंबर 29, असंक्रमण अधिकार वाले भूमिधर के प्रमुख अधिकारों का उल्लेख कीजिए, तो इसका भी आंसर जो होगा द ही होगा। इसमें जो है अंतरण संबंधी अधिकार भी होता है, विनिमय का अधिकार भी होता है और खाते का समर्पण का भी अधिकार होता है। इसके बाद 30 नंबर सवाल है, असंक्रमण अधिकार वाले भूमिधर के निम्न में से कौन अधिकार है, तो ये इसका भी आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। इसमें अगर हम देखें तो असंक्रमण अधिकार वाले भूमिधर का जो अधिकार है वो एकांतिक कब्जे एवं भूमि के उपयोग का अधिकार है, विभाजन का अधिकार है, संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर बनने का भी अधिकार है उसके। 31 नंबर सवाल है, असामी कौन है, तो असामी जो है वो तीसरे नंबर एवं निम्न कोटि का जोतदार हो। अगला सवाल है 32 नंबर, असामी के प्रमुख अधिकार कौन कौन से, तो इसका सही आंसर जो होगा यह उपयुक्त सभी है। यानी कहने का मतलब है कि असामी के जो प्रमुख अधिकार जो हैं, भूमि का उपयोग भी करना है, पट्टा पर भूमि उठाने का भी अधिकार है उनका और समर्पण का भी अधिकार है और लगान संबंधी अधिकार भी है। यानी असामी के प्रमुख जो अधिकार हैं वो ये चारों हैं, यानी यह उपयुक्त सभी है। 33 नंबर सवाल जो है ये कहता है कि भूमि का उपयोग किस धारा में वर्णित है, तो भूमि का उपयोग जो है धारा 146 में वर्णित की। अगला सवाल है 34, परित्याग को परिभाषित किया है, यानी परित्याग को जो परिभाषित किया गया है वो धारा 186 में किया गया है। यानी परित्याग को डिफिनेशन जो दिया गया है वो सेक्शन 186 में दिया गया। इसके बाद सवाल नंबर 35 है, किस धारा के अंतर्गत अधिनियम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए भूमि प्रदान की जाती है, तो इसका सही
आंसर होगा धारा 122। अगला सवाल 36 नंबर, किस धारा के अंतर्गत कहा गया है कि अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि का दान, पट्टा, विक्रय, बंधक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के अलावा किसी और को नहीं कर सकता? तो ये जो है धारा 157 क में कहा गया है। यानी कहने का मतलब है कि अनुसूचित जाति के जो लोग होते हैं वो सिर्फ जो है भूमि को जो दान दे सकते हैं या पट्टा कर सकते हैं या विक्रय कर सकते हैं या बंधक जो कर सकते हैं वो अनुसूचित जाति को कर सकते हैं। वो बात बताई गई है धारा 157 क में बताई गई है। इसके बाद आता है सवाल नंबर 37, धारा 157 ख के अनुसार अनुसूचित जाति के भूमिधर की भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को जो अनुसूचित जनजाति का न हो विक्रय, दान, पट्टा अंतरित करने का अधिकार न होगा। यदि कोई ऐसा अंतरण करता है तो वह होगा शून्य। इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 38 नंबर, किस धारा के अनुसार भूमि के काश्तकारों को भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा धारा 132। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 39 उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम में जोतदार के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी जो है भूमि जमींदारी उन्मूलन जो है इसमें भूमि सुधार अधिनियम जोतदार के जो प्रमुख जो प्रकार है वो है भूमिधर भी है, सिरदार भी है और असामी भी है। यानी ये तीनों चीजें, यानी इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी होंगे। 40 नंबर सवाल जो है चौथे नंबर का जोतदार कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आदिवासी जो है वो चौथे नंबर का जोतदार होता है। अगला सवाल है 41 नंबर, सरकारी पट्टेदार को परिभाषित किया है। तो सरकारी पट्टेदार को जो परिभाषित किया गया वो धारा 133 क में किया गया। अगला सवाल है 42 नंबर, भोग बंधक पर रोक किस प्रकार के तहत लगाई गई है? तो इसका सही आंसर है धारा 155। इसके बाद अगला है 43 नंबर, अधिनियम में भूमि के टुकड़े पर रोक किस धारा के अंतर्गत लगाई गई है? तो ये धारा 168 क के अकॉर्डिंग लगाई गई है। यानी अधिनियम में भूमि के जो टुकड़े पर जो रोक लगाई गई है वो सेक्शन 168 ए के अकॉर्डिंग रोक लगाई गई है। जो सवाल है 44 नंबर, असामी के दायित्व निम्न में से कौन कौन से हैं? तो असामी जो होते हैं उनके क्या क्या लायबिलिटी है, उनका क्या दायित्व है? तो इसका सही आंसर तो उपयुक्त सभी होता है। इनका कहने का मतलब है कि असामी के जो दायित्व हैं वो जोत का अंतरण तथा वसीयत न करने का दायित्व है, उनका जोत का बंटवारा न करने का भी दायित्व है, और तीसरा जोत को परती पर न छोड़ने का भी दायित्व है। तो ये सही आंसर इसका द। अगला सवाल है 45 नंबर, असामी के कौन कौन से कर्तव्य हैं? तो असामी के जो कर्तव्य हैं इसमें सही आंसर तो उपयुक्त सभी हैं, लेकिन असामी के जो कर्तव्य हैं वो जोत का लगान भुगतान करने का भी दायित्व है, बेदखल होने का भी दायित्व है, और जोत का प्रयोग केवल कृषि तथा तत्स संबंधी धंधों के लिए ही है। ये जो है असामी के कर्तव्य। अगला सवाल है 46 नंबर, लाल बिहारी बनाम ग्राम सभा का वाद किससे संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो एकांतिक कब्जे और भूमि का उपयोग से। अगला सवाल है 47 नंबर, किस संशोधन से यह स्पष्ट हुआ कि अनुसूचित जाति के सदस्यों के अधिकारों एवं हितों को राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर होगा 30 जून 1975 के। अगला 48 नंबर सवाल है, धारा 124(3) के अधीन गांव निधि में जमा की गई कुल धनराशि कितने से अधिक नहीं होगी? तो इसका सही आंसर है 15% से अधिक। अगला सवाल है 49 यानी 49, अतिचारी को बेदखल करने की प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत है? तो यह है धारा 209 के अकॉर्डिंग। यानी अतिचारी जो होते हैं उनको बेदखल करने का जो बात बताई गई है वो धारा 209 में बताई गई है। 50 नंबर सवाल है, राजकिशोर बनाम राम लक्ष्मण जानकी 1969 का वाद संबंधित है? तो यह है अतिचारी को बेदखली से संबंधित। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आपको यूपी लैंड लॉ एमसीक्यू पार्ट 1 का वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताओ, लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत जल्द अगला पार्ट फिर से लेकर आऊंगा। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।